नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षिने। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है, वह वल्नरेबल पॉइंट है वक्फ संपत्ति। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को स्वतंत्रता और उनके धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थानों के संचालन का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में वक्फ संपत्ति एक ऐसा विषय है जो न केवल मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि यह एक व्यापक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। वक्फ की संपत्तियां सदियों से मुस्लिम समाज के कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा और धार्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित रही हैं, परंतु आज के समय में इन संपत्तियों की सुरक्षा, प्रबंधन और पारदर्शिता एक गंभीर विषय बन चुका है। अब हम जानेंगे कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या स्थायी रूप से समर्पित करना। इस्लामी परंपरा के अनुसार में जब कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देता है ताकि वह संपत्ति केवल धार्मिक, चैरिटी या सामुदायिक हितों में ही प्रयोग हो, तो उसे वक्फ कहा जाता है। यह संपत्ति फिर किसी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह जाती है, बल्कि यह एक अमानत बन जाती है जिसका उपयोग केवल समाज के हित में ही किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि वक्फ की संपत्ति कितने प्रकार की होती है। वक्फ की संपत्ति को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है धार्मिक वक्फ, जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि। नेक्स्ट है धर्मार्थ वक्फ, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय और गरीबों की सहायता के लिए स्थापनाएं। इन दोनों प्रकार की संपत्तियों का उद्देश्य अल्लाह की राह में सेवा करना और समाज के जरूरतमंदों की मदद करना होता है। अब हम यह भी जानेंगे कि भारतवर्ष में ये वक्फ की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भारत में वक्फ की परंपरा मुस्लिम शासनकाल से ही प्रारंभ होती है। विशेष रूप से मुगल काल में हजारों बीघा जमीन को मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के लिए वक्फ कर दी गई थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी वक्फ की संपत्तियों को कानूनी मान्यता मिली, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए। 1954 में वक्फ अधिनियम लागू किया गया, जिसे बाद में 1995 में संशोधित करके एक नया रूप दिया गया, वक्फ अधिनियम 1995, जिसके अंतर्गत केंद्र व स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। अब जो वक्फ बोर्ड के गठन किए गए, इसमें वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका रहती है। वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, वो होता है वक्फ की संपत्तियों की पहचान करना और उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, अवैध कब्जों से वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, वक्फ आय का पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना और मुतवल्ली यानी संपत्ति के जो प्रबंधक या ट्रस्टी जो होते हैं उनकी नियुक्ति व निरीक्षण करना होता है। लेकिन कई बार इन बोर्डों पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि और भ्रष्टाचार होता है और लापरवाही के कई आरोप लगते रहे हैं। अब हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड 1995 क्या है। वक्फ के अधिनियम 1995 वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, प्रबंधन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के हेतु बनाया गया था। इसके मुख्य प्रावधानों में ये बिंदु मुख्य थे। तो सबसे पहला था उसमें वक्फ बोर्ड का गठन। अधिनियम के अनुसार में प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है जो एक वैधानिक संस्था होती है। इसके सदस्य समाज सेवी, धार्मिक विद्वान, सरकारी प्रतिनिधि और मुतवल्ली हो सकते हैं। वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण और पंजीकरण कराना। अधिनियम के तहत में प्रत्येक राज्य को अपनी सीमा में वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण कराना अनिवार्य होता है, जिससे संपत्ति के विवरण, सीमाएं, प्रकार और मुतवल्ली का नाम दर्ज किया जाता है। इसके बाद में मुतवल्ली की क्या जिम्मेदारी होती है, वह वक्फ की संपत्ति की देखरेख करने वाला व्यक्ति मुतवल्ली कहलाता है। यह व्यक्ति संपत्ति का संचालन करता है, लेकिन यह उसका स्वामी नहीं होता है। उसकी भूमिका एक ट्रस्टी की भांति ही होती है। वक्फ ट्रिब्यूनल, यदि इसमें कोई विवाद होता है तो विवादों के निपटारे के लिए अधिनियम में वक्फ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करी गई है, जो वक्फ से जुड़े मामले का ही न्याय करता है।
अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई। वक्फ अधिनियम में यह प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेता है तो वक्फ बोर्ड उसे हटाने के लिए कार्रवाई करता है। अब हम वक्फ की जो वर्तमान स्थिति है उनके बारे में भी जानेंगे। हालांकि भारत में लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है, परंतु उनकी वर्तमान स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है और उसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहले जो समस्या है वह अवैध कब्जे और अतिक्रमण की है। वक्फ की संपत्तियों पर सबसे बड़ी चुनौती अवैध कब्जों की है। कई बार स्थानीय प्रभावशाली लोग या राजनीतिक समूह या बिल्डर लॉबी वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और ये कब्जे इतने पुराने हो जाते हैं कि उनका कानूनी समाधान भी कठिन है। मुतवल्ली की भ्रष्टाचार में संलिप्तता। कुछ मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझ लेते हैं और इस तरह चलाते हैं जैसे कि और उससे प्राप्त आय का उपयोग पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। इससे न केवल धर्मार्थ जो उद्देश्य होता है वह प्रभावित होता है, बल्कि समाज का भरोसा भी कमजोर हो जाता है। सरकार की उदासीनता। सरकार की क्या उदासीनता है इस मामले में? हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बार वक्फ सुधार की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है और कई बार तो वक्फ बोर्डों को पर्याप्त संसाधन और अधिकार ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट है जानकारी का अभाव। बहुत से मुसलमानों को यही ज्ञात नहीं होता कि उनके पूर्वजों ने जो जमीन वक्फ करी वह आज भी अस्तित्व में है या नहीं। तो जानकारी के अभाव में कई वक्फ संपत्तियां धीरे धीरे निजी कब्जों में चली जाती हैं। वक्फ की संपत्ति और मुस्लिम समाज का कल्याण। वक्फ की संपत्ति का मूल उद्देश्य मुस्लिम समाज की सेवा करना होता है। यदि इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकती हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में वक्फ की संपत्तियों से आय से मुस्लिम बच्चों के लिए आधुनिक स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गरीब मुसलमानों के लिए मुफ्त या कम दर पर इलाज उपलब्ध कराने हेतु वक्फ जमीन पर अस्पताल और क्लिनिक खोले जा सकते हैं। आवास योजना हेतु झुग्गी या कच्ची बस्तियों में रहने वाले मुसलमानों के लिए वक्फ की भूमि पर किफ़ायती आवास बनाए जा सकते हैं। रोजगार सृजन में सहायता के लिए छोटे छोटे उद्योग या प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए युवाओं को रोजगार देने की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। अब वक्फ की संपत्तियों में सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए ये भी जान लेते हैं। भारत सरकार और कई सामाजिक संस्थाओं ने समय समय पर वक्फ की संपत्ति में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है कि डिजिटलीकरण और भू राजस्व रिकॉर्ड का एकीकरण। देश भर में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन आवश्यक है, जिससे उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जे हो जाते हैं उनकी संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम यानी NAWADCO और केंद्रीय वक्फ परिषद ने मिलकर के वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी WAMSI शुरू किया है। इस सिस्टम के अंतर्गत में वक्फ की संपत्तियों को ऑनलाइन मैपिंग, दस्तावेज स्कैनिंग और मुतवल्ली का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है मुतवल्ली की जवाबदेही। मुतवल्ली की जो नियुक्ति करी जाती है अब केवल धार्मिक आधार पर ही नहीं होगी, उनका बल्कि योग्यता, शिक्षा और प्रबंधक क्षमताओं के आधार पर करी जानी चाहिए। इसके अलावा उनके कार्यों की नियमितता और ऑडिटिंग होनी जरूर चाहिए, जिससे कि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। नेक्स्ट है वक्फ बोर्डों का सशक्तिकरण। राज्य वक्फ बोर्डों को अधिक वित्तीय और कानूनी अधिकार प्रदान करने की जरूरत है ताकि वे अवैध कब्जे हटाने के लिए मुकदमे लड़ने और विकास कार्यों को गति देने में सक्षम बन सकें। नेक्स्ट है जन जागरूकता अभियान के लिए मुस्लिम समाज में जन जागरूकता फैलाना जरूरी है कि वक्फ की संपत्ति एक सार्वजनिक अमानत है, किसी की व्यक्तिगत अमानत नहीं है और उसका संरक्षण हर मुसलमान का दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के इस बारे में क्या निर्देश हैं?
भारत के उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर वक्फ की संपत्तियों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 2011 में दिया गया था, कोर्ट ने कहा है कि वक्फ की संपत्तियों को बेचने या किराए पर देने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। यह संपत्ति किसी की निजी स्वामित्व नहीं बन सकती। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को सामान्य नागरिक विवाद नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक सार्वजनिक हित से जुड़ा मुद्दा है। इन आदेशों के बाद में कई राज्यों में वक्फ बोर्डों ने कार्रवाई करी है, लेकिन अमल अभी भी अधूरा है। अब प्रमुख राज्यों में वक्फ की संपत्ति हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर वक्फ की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक वक्फ की जो संपत्तियां हैं वह उत्तर प्रदेश में है। लगभग 2 लाख से अधिक संपत्तियां यहाँ पंजीकृत हैं। कई मस्जिद हैं, कब्रिस्तान, स्कूल, दरगाहें वक्फ की भूमि पर स्थित हैं। राज्य वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार में 30% संपत्तियां किसी न किसी विवाद ग्रस्त हैं। वेस्ट बंगाल में वक्फ बोर्ड सक्रिय है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की शिकायतें वक्फ बोर्ड सक्रिय है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की शिकायतें वहां पर आम हैं। कोलकाता में कई मूल्यवान संपत्तियां निजी हाथों में चली गई हैं और यह मामला कोर्ट में भी लंबित है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में वक्फ की संपत्तियों की कीमतें करोड़ों में हैं। अतिक्रमण और मुतवल्लियों की मिलीभगत के मामले आज सामने आते रहे हैं। वक्फ विकास और पुनर्निर्माण की कुछ योजनाएं कार्यान्वित तो करी गई हैं, जैसे कि मॉल, होटल, ऑफिस स्पेस का निर्माण आदि। वक्फ की संपत्तियों के लिए डिजिटीकरण की दिशा में पहल भी करी गई है। WAMSI यानी कि वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सभी वक्फ की संपत्तियों को डिजिटल डाटाबेस में लाना होता है। इसके 3 घटक होते हैं। नंबर 1 होता है WAMSI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, सभी वक्फ की संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण। नेक्स्ट है WAMSI GIS मैपिंग, यानी संपत्तियों का सैटेलाइट मैपिंग द्वारा चित्रण करना। नेक्स्ट है मल्टी रिटर्न मॉड्यूल, यानी कि मुतवल्लियों द्वारा वार्षिक रिपोर्टिंग प्रणाली। 2025 तक सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने वक्फ रिकॉर्ड WAMSI में स्थानांतरित कर दें। वक्फ की संपत्तियों के बारे में कई बड़े घोटाले भी सामने आते रहे हैं। वो क्या हैं? वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग, अवैध बिक्री और घोटालों ने देश भर में कई सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कर्नाटक वक्फ घोटाला 2012 का। एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 27,000 एकड़ वक्फ की जमीन को अप्रोक्स अवैध रूप से निजी कंपनियों और बिल्डरों को सौंप दिया गया। इस घोटाले में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया था। यह घोटाला एक विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद में सामने आया था, जिसमें मुतवल्लियों और राजनेताओं की मिलीभगत उजागर हुई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड विवाद भी सामने आया। दिल्ली में कई वक्फ की संपत्तियां कथित रूप से कम किराए पर और राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को दे दी गई। कुछ मस्जिदों की जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बना दिए गए, जिससे वक्फ बोर्ड को आर्थिक हानि हुई है। महाराष्ट्र में भी वक्फ संपत्ति घोटाले बहुत हुए हैं। मुंबई और पुणे में करोड़ों रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर निजी हाथों में चली गई। कई मुतवल्लियों ने अपने रिश्तेदारों को किराएदार बना दिया और किराएदार बना करके नियमों का उल्लंघन किया। इन घोटालों से यह तो स्पष्ट होता है कि जब तक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व नहीं होगा, तो तब तक वक्फ की संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती। वक्फ के मामले में मीडिया और सामाजिक संगठनों की भी भूमिका होती है। मीडिया की निगरानी की भूमिका आवश्यक होती है। मीडिया ने वक्फ संपत्तियों के घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रिंट, डिजिटल और टीवी माध्यमों ने कई बार जनता और सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा है। कर्नाटक और दिल्ली के घोटालों की रिपोर्टिंग से राजनीतिक दबाव बढ़ा है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पर वक्फ विषयों पर जागरूकता बढ़ रही है।
नेक्स्ट है सामाजिक संगठनों की जागरूकता मुहिम भी बहुत ज़रूरी होती है। सामाजिक संगठन जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत ए उलेमा ए हिंद, मुस्लिम मजलिस मुशावरत जैसे संगठनों ने कई बार वक्फ सुधार की भी मांग करी है। स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे कई स्वयंसेवी संगठनों वक्फ संपत्तियों को पुनः मुस्लिम समाज के हित में लाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। मुस्लिम युवाओं की भी इसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। यदि वक्फ की संपत्तियों को बचाना है तो युवाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। आज के डिजिटल युग में युवा कई तरीके से योगदान दे सकते हैं। वो क्या है? वो ये हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सूचना का संकलन और प्रचार। युवा वक्फ संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर सोशल मीडिया, वेबसाइट या यूट्यूब चैनलों पर साझा कर सकते हैं। इससे समाज में क्या होगा? जागरूकता बढ़ेगी। आरटीआई और कानूनी कार्रवाई के लिए भी जागरूकता बढ़ सकती है। सूचना के अधिकार या अर्थात आरटीआई के तहत वक्फ बोर्डों से संपत्ति की स्थिति पूछी जा सकती है। यदि अवैध कब्जा या घोटाला सामने आता है तो युवा वकील पीआईएल अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के भी दाखिल कर सकते हैं। डिजिटल मैपिंग और दस्तावेजीकरण के थ्रू भी जागरूकता पूरी तरीके से आती है। तकनीकी रूप से दक्ष युवा वक्फ संपत्तियों की मैपिंग, गूगल मैप्स पर लोकेशन मार्किंग और पुराने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कर सकते हैं। पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई, स्थानीय स्तर पर सामाजिक जन सुनवाई कर आयोजन कर मुतवल्लियों से जवाबदेही तय करी जा सकती है। तो वक्फ की संपत्ति केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। और यह समझना भी आवश्यक है कि वक्फ की संपत्ति केवल धार्मिक उपयोग तक ही सीमित नहीं है। यह एक सामाजिक अमानत है जिसे अनाथों की मदद के लिए, विधवाओं के पुनर्वास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए और युवाओं के रोजगार में लगाया जा सकता है। यदि प्रत्येक मुस्लिम नागरिक इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मान ले और छोटे छोटे स्तर पर कार्य आरंभ करे तो वक्फ की वर्तमान दयनीय स्थिति में सुधार संभव है। तो वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कुछ ठोस सुझाव भी बताए जा रहे हैं। वो क्या है कि वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ रणनीतिक और व्यवहारिक सुझाव आवश्यक है। सबसे पहले केंद्रीय वक्फ प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। एक स्वतंत्र केंद्रीय निकाय का गठन किया जाए जो राज्यों के वक्फ बोर्डों की निगरानी करे और विवादों का शीघ्र निपटारा करे। इस निकाय को न्यायिक शक्तियां दी जाएं ताकि वह अवैध कब्जे हटाने के लिए और जवाबदेही सुनिश्चित कराने में सक्षम हो। नेक्स्ट है वक्फ की संपत्तियों की व्यावसायिक योजना। वक्फ की संपत्तियों पर अस्पताल, स्कूल, हॉस्टल या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं और उनसे प्राप्त आमदनी को गरीबों और जरूरतमंदों के हितों में उनका उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए कुछ वक्फ बोर्डों ने रेंटल मॉडल अपना करके बड़ी आमदनी उत्पन्न करी है और जिसे शिक्षा और रोजगार में उसे लगाया है। तो इस पारदर्शी नियुक्तियां और निगरानी तंत्र भी बहुत जरूरी है। मुतवल्लियों की नियुक्ति में योग्यता, नैतिकता और सेवा भावना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक मुतवल्ली के कार्यों को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य होनी चाहिए और इन सभी का सार्वजनिक सूचना तंत्र अर्थात पब्लिक डैशबोर्ड भी जरूरी होना चाहिए। सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण, आय व्यय या किराएदारों की सूची और कानूनी स्थिति एक ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता की निगरानी भी संभव हो सकेगी। तो वक्फ की संपत्ति से समाज को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यदि वक्फ की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन किया जाए और मुस्लिम समाज को उनसे बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। वक्फ की आमदनी से मुस्लिम क्षेत्रों में आधुनिक स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोले जा सकते हैं। अनाथ और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है। वक्फ ज़मीनों पर डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, क्लिनिक खोल करके सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। रोजगार का और व्यवसाय का प्रशिक्षण किया जा सकता है। युवाओं को आईटी, सिलाई, ऑटोमोबाइल, भाषा आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे करके उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे मुस्लिम समाज आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो सकता है। वक्फ की आमदनी से महिलाओं के लिए विशेष कोचिंग सेंटर, सिलाई कक्षाएं, हेल्थ कैंप आदि चलाए जा सकते हैं, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो भविष्य की दिशा में और सरकारी पहल इस संबंध में, वक्फ के संबंध में क्या होनी चाहिए? सरकार ने वक्फ की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कमजोर रहा है। कुछ योजनाएं जो प्रभावी हो सकती हैं वो ये हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है प्राइम मिनिस्टर वक्फ विकास योजना। इस योजना के तहत में अल्पसंख्यक बहु क्षेत्रों में वक्फ की संपत्तियों पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है NAWADCO का सशक्तिकरण। NAWADCO मतलब नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जमीनी स्तर पर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए पर्याप्त फंड और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है WAMSI को अनिवार्य बनाना। प्रत्येक राज्य को निर्देशित किया जाए कि वे सभी वक्फ संपत्तियों का GIS मैपिंग और इसका डिजिटलीकरण पूरा करे। इस संबंध में मुस्लिम समाज का भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। आज की आवश्यकता है कि मुस्लिम समाज वक्फ की संपत्तियों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही ना देखे, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक उत्तरदायित्व के रूप में भी देखे। वक्फ की संपत्ति को निजी स्वार्थ से ऊपर रख करके उम्मत के फायदे के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए। हर मुस्लिम अपनी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे और वक्फ की ज़मीन की स्थिति को जाने और उसमें सुधार के लिए आगे आए। तो वक्फ की संपत्तियां भारत में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी सामूहिक संपत्ति है। यदि इनका सही उपयोग हो तो समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव संभव हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है पारदर्शिता, जवाबदेही, कानूनी सशक्तिकरण और समाज की सामूहिक चेतना। वक्फ की संपत्ति एक मात्र जमीन ही नहीं होती, बल्कि यह एक अमानत होती है जिसे अल्लाह की राह में समाज की भलाई के लिए नियोजित किया जाना चाहिए। वक्फ की संपत्ति एक अमानत, एक अवसर होती है, इसलिए इसका पुनरावलोकन और प्रेरणात्मक समापन होना चाहिए। वक्फ की जिम्मेदारी, वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है हर मुस्लिम की जिम्मेदारी क्यों होती है? वक्फ एक ऐसा सामाजिक मॉडल है जो समाज को आत्मनिर्भर बना सकता है। यह केवल सरकार या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती, हर मुस्लिम नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि वह वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा करे, अवैध कब्जों की जानकारी दे, मुतवल्लियों से पारदर्शिता की मांग करे और खुद जागरूक होकर के दूसरों को भी जागरूक बनाए। यदि समाज अपने संसाधनों को पहचान लेता है और उन्हें सुचारू रूप से उपयोग में लाता है तो अल्पसंख्यक होने का जो रोने की जरूरत है वो नहीं रहेगी। प्रेरणात्मक एक अपील इस संबंध में हम यही कर सकते हैं कि आज एक समय है एक नई शुरुआत की। अगर हर मोहल्ले में 10 या 20 युवा एक टीम बना करके अपने इलाके की वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करें, मस्जिदों में इमाम और मुतवल्लियों से सवाल पूछें और हर फ्राइडे के खुतबे में समाज के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो यकीनन इसमें बदलाव आएगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की होती है, जो समाज अपनी अमानतों की रक्षा नहीं करता वो अपना भविष्य भी खो देता है। तो इसके लिए क्या क्या एक्शन पॉइंट होने चाहिए? इसके लिए हैं वो है अपने क्षेत्र की वक्फ संपत्तियों की सूची प्राप्त करें, चाहे तो वो RTI से या वक्फ बोर्ड से या वेबसाइट से। अपने मोहल्ले में जनसभाएं करें, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं, अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाएं, विधायकों और सांसदों से सवाल करें और उनकी भूमिका भी तय करें।
शिक्षा और रोजगार पर फोकस करें, वक्फ की आमदनी को इस दिशा में ले जाएं जिससे शिक्षा और रोजगार बढ़े। एट लास्ट, वक्फ केवल एक बीते हुए कल की ही निशानी नहीं है, यह वर्तमान का संसाधन और भविष्य की संभावनाओं की कुंजी है। यह उन हजारों लोगों की दुआओं की निशानी है जिन्होंने अल्लाह की राह में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक वक्फ को एक जिम्मेदारी माने, उसे एक आंदोलन बनाएं और उसे एक सामाजिक क्रांति में बदल दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां कह सके कि हमने जो खोया था उसे हमने फिर से पाया है और इस बार हमने उसे सहेज कर रखा है। यहाँ इस संबंध में हम आप सबसे, अपने व्यूअर से एक अपील करना चाहते हैं कि इस संबंध में गवर्नमेंट ने कई उपाय भी किए हैं, रिसेंटली एक अधिनियम भी लाए हैं। तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप पहले उस अधिनियम को जरूर पढ़ें, तभी उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, यह कह करके ही उससे पल्ला ना झाड़ें और किसी के भी बहकाए में नहीं आए। खुद अपनी आंखों से उस अधिनियम को पढ़ें, तब उसकी प्रतिक्रियाएं दें। हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आज की डेट में 75 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसमें पड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में क्या अपनी राय देता है वो भी अभी जानने की जरूरी है, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन आपसे पुनः एक गुजारिश है कि इस संबंध में जो गवर्नमेंट का अधिनियम है उसे जरूर पढ़ें और तभी अपनी प्रतिक्रिया दें और एक्शन रिएक्शन तभी उस पर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही।